नमस्कार। आज का हमारा विषय है सप्रेशन ऑफ डिजीज़, दबा देने वाली चिकित्सा। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सप्रेशन ऑफ डिजीज़ होम्योपैथिक के मत के अनुसार क्या है, और मतलब ये इतनी खतरनाक है, जानलेवा है कि ये हमें मतलब जान के लिए खतरनाक भी हो सकती है। तो सर, इसको स्पष्ट करें कि दबा देने वाली चिकित्सा है क्या? थैंक यू। आज का जो मेरा प्रमुख विषय है वो ये है कि दबा देने वाली चिकित्सा हम किसको कहते हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को समझना है कि ये होम्योपैथिक मत ही है जो ये मान के चलता है कि हम रोगी की चिकित्सा करते हैं, ना कि रोग की। ऐसे में अक्सर देखा ये जाता है कि एक हम छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमें खास खुजली या चेचक या खसरा इस तरह की बाहरी उद्भेद हुए, चर्म पे, चमड़े पे दाने, दाग धब्बे आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ एक चर्म का रोग है या मानव एज ए होल यानी रोगी का रोग है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल हम बीमार हैं, न कि हमारा चमड़ा बीमार है। अब ऐसे क्रम में जैसे ही हम जैसे मलहम का प्रयोग करते हैं या कोई बाहरी प्रयोग करते हैं या ऐसी इंजेक्शंस या पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं, गंभीर दवाएं, अगर हम उनका सेवन करके, तो हम करते क्या हैं कि उस चर्म पे जो उद्भेद आए हुए हैं हम उसको दबा देते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं। रोगी ये समझता है कि मेरा तो चर्म रोग ठीक हो गया जो हमने मलहम का प्रयोग किया उससे, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वहाँ मेटास्टेसिस हो जाता है। यानी कि वह चमड़े की जो बीमारी थी वो चर्म ऊपरी बाह्य उद्भेद से तो ठीक हुई दिखाई दी, लेकिन जो कमज़ोर वाइटल ऑर्गन पाई, जैसे हार्ट, जैसे लंग्स, जैसे किडनी, वो वहाँ पे मेटास्टेसिस कर गई। अक्सर देखा जाता है कि चर्म रोग मलहम से हमने ठीक किया और आगे चल के हमने देखा कि पेशेंट को अस्थमा हो गया या पेशेंट को हार्ट का रोग हो गया। इवन जोड़ों के दर्द में हम बाहरी लेपन कर लेते हैं, मलहम का प्रयोग कर लेते हैं या इंजेक्शंस, खास करके पेनिसिलिन ग्रुप का इंजेक्शंस लगा लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जोड़ के दर्द तो आराम मिल गए, लेकिन वो हार्ट में जा कर के और हार्ट के अंदर तमाम प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए। अब दोबारा जब गया तो चिकित्सक कहते हैं कि ये तो जोड़ों का रोग था या चमड़े का रोग था, यह अब दूसरी बीमारी आपको हो गई है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, जबकि इससे पूरा गहरा संबंध होता है। तो ये है दबा देने वाली चिकित्सा, और इस तरीके से कितना भयंकर परिणाम होता है आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो सर, जो ये दबा देने वाली चिकित्सा है, इसमें सर्जरी का क्या रोल है, इस पे सर बताएं। देखिए, जैसे सर्जरी में भी हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों की भी हम सर्जरी कर दिया करते हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ। डॉक्टर केंट, जो लेक्चर ऑन मेट्रिया मेडिका बर्बेरिस मेडिसिन में जिन्होंने जिक्र किया है कि अगर आपको फिस्चुला होता है, फीशर होता है, इवन बवासीर के रोग होते हैं, इवन हार्निया के रोग होते हैं, तो इनको मैनेजमेंट करना चाहिए और प्रॉपर प्रकृत
चिकित्सा लेनी चाहिए, जिससे कि यह रोग आसानी से ठीक होता है और ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फिस्चुला है और फिस्चुला को हम ऑपरेट आउट कराते हैं। ऑपरेट आउट कराने के बाद फिस्चुला सप्रेस कर जाता है, उसकी मेटास्टेसिस हो जाती है और जिस वाइटल ऑर्गन को कमज़ोर पाया, हार्ट को कमज़ोर पाया, लंग्स को कमज़ोर पाया, यहाँ तक कि ट्यूबरकुलोसिस तक उसके फिस्चुला के सर्जरी के बाद, सप्रेशन होने के बाद ये बीमारी होती है। तो इसीलिए सर्जरी भी क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि महिलाओं में तमाम प्रकार की, जैसे एक्सेस ब्लीडिंग और मायोमा या इस तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर्स पाए जा रहे हैं। अब 30 साल, 32 साल, 28 साल की महिला है और हिस्टेक्टोमी करके लोग यूट्रस निकाल देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि यूट्रस तो आप रिमूव आउट कर देते हैं, लेकिन चूँकि जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की जो साइकिल है, ओवरी से तो वो साइकिल चल रही है, पिट्यूटरी से तो वो साइकिल चल रही है एज इट इज़। तो जो मैकेनिज्म है इंडोक्राइन सिक्रीशंस के, वो मैकेनिज्म चलते ही रहते हैं। अब यूट्रस चूँकि निकल चुका है, तो वैसे में जो एक फॉलोअप है, तो वो किसी न किसी दूसरे रूप में, अब धारा जो एक दिशा में जा रही थी अब उस दिशा हीन हो गई, तो वो किसी न किसी विपरीत धारा में जाएगी और उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो सर ऐसा भी देखते हैं कि सप्रेशन ऑफ फीवर, ज्वर दब जाने के बाद लोग इसे दबा देते, तो उस कारण हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका? देखिए, खास करके मलेरिया का जो ज्वर है, अगर किसी को बार बार जाड़ा दे के बुखार आ रहा है, अब हम क्या करते हैं कि जैसे क्विनाइन या आर्सेनिक ग्रुप की दवाएं या गंभीर दवाएं, जिनसे फीवर को हम सप्रेस कर देते हैं, जबकि होम्योपैथिक वे में हम ज्वर की चिकित्सा कैसे करेंगे, ऑलरेडी अपना एक वीडियो है, वहाँ जाने से ज्वर की चिकित्सा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जैसे ही फीवर का हम सप्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं और फीवर सप्रेस कर जाता है, यानी गंभीर दवाओं से, तो उसके सप्रेशन से, जैसे मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक बच्चे को जो बहुत हाई राइज ऑफ टेम्परेचर था और उसको इंजेक्शंस दे दिए गए और तत्काल बुखार उतार दिया गया, उसके परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि जो ऑडिटरी नर्व्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो गए और नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा आजीवन बहरा हो गया। एक दूसरा केस था, हाई राइज ऑफ टेम्परेचर था और फीवर को सप्रेस किया गया और उसके बाद वो, जैसे आजकल जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाते हैं उस टाइप की उसको हो गई और बच्चा मंदबुद्धि हो गया। इवन मूवमेंट, फिजिकल, मेंटल सारा डिस्ट्रक्ट हो गया, जैसा कि इंसेफेलाइटिस वगैरह के से सफ़र करने के बाद बच्चों को होता है और उस तरह की उसकी कंडीशन हो गई। ये 2 उदाहरण जो मैंने मेरे सामने देखे हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे सब फीवर सप्रेशन के केसेस के उदाहरण हैं, और समय को ध्यान में रखते हुए आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे। तो सर क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ भी सप्रेशन करती हैं? ये किन परिस्थितियों में संभव है? सर इसको स्पष्ट करें। देखिए, होम्योपैथिक में एक तो जो सबसे बड़ी बीमारी हो गई है पॉलीफार्मेसी की, और ख़ास करके पेटेंट दवाओं की। तो पेटेंट दवाएं तो सप्रेशन करती हैं, जिसको मैं होम्योपैथिक दवाई मानता ही नहीं हूँ, लेकिन हमारे चिकित्सक बंधु जो उस आवरण में हैं तो वो सप्रेशन तो करते हैं। दूसरी बात, होम्योपैथी की दवाएं सप्रेशन नहीं करती बल्कि पार्शियल विड्रॉल करती हैं। जैसे होता क्या है कि जब हम कोई दवा सिमिलिमम, मोस्ट सिमिलिमम आधार पे चयन नहीं करते, और वैसे में हम क्या करते हैं कि जब पार्शियल सिम्टम पे जब हम दवा का चयन करते हैं तो वो मेडिसिन उसके जो पार्शियल सिम्टम्स हैं उसको तो एलिमिनेट कर देती है।
लेकिन डिजीज रिमेन्स, यानी कि रोग एज इट इज रह जाता है। तो यहाँ पे हम सप्रेशन नहीं, पैलिएशन बोल सकते हैं, कि जो फॉर टाइम बीइंग सिम्टम्स को रिलीव कर देती हैं और फिर थोड़े ही समय बाद पुनः वो सारे सिम्टम और ज़्यादा उग्र रूप में सामने आते हैं। तो ये होम्योपैथिक वे में होता है, जबकि ये बहुत खतरनाक भी है। डॉक्टर केंट ने नेट्रम्यूर मेडिसिन में लिखा है कि व्हेन वी विल सेलेक्ट द रेमेडी ऑन द पार्शियल सिम्टम, दे कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ सिकनेस और and makes the case hodgepodge, and then there will be the difficult task to take the such cases। तो ये है कंडीशंस। धन्यवाद सर। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल लगा और हो सकता है कि लोगों को पसंद आए, तो सर और इस पे लोगों को लाभ भी मिलेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।